हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे व्यावसायिक खतरों की रोकथाम के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। इससे पहले वीडियो में हमने इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन से मेडिकल मेजर्स होते हैं, चिकित्सीय उपाय होते हैं और भौतिक उपाय की जो फिजिकल मेजर्स होते हैं कि जिनसे हम किसी भी व्यवसाय में लगे हुए श्रमिकों को, कर्मचारियों को जो है जो हैजार्ड्स हैं, खतरों से उनकी रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा उपाय हमने पढ़े थे जिसमें कि रोजगार प्रदान करने से पूर्व उनका मेडिकल चेकअप, श्रमिकों का जो भी जिसको भी हम काम पर रख रहे हैं, या फिर साथ ही उनकी जो मेडिकल चेकअप, नियमित रूप से मेडिकल चेकअप, साथ ही चिकित्सीय सुविधा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और साथ ही स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह। साथ ही भौतिक उपायों के अंतर्गत बात की थी कि जो वहाँ के भौतिक उपाय यानी कि फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वहाँ का, जैसे कि भवनों की बनावट कम जो है, जहाँ पर भी कार्य करते हैं, औद्योगिक कमरे हैं जो वो बड़े हवादार खुले होने चाहिए, वहाँ पर जो है संवातन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको जो है खतरों से, उनको दुर्घटनाओं से वहाँ पर जल्दी से कोई भी जो है एक्शन लिया जा सके। तो ये सब भौतिक उपाय के अंतर्गत पढ़ा था। साथ ही मशीनों के रखरखाव के बारे में और निरोधक उपकरण के बारे में। नेक्स्ट आता है कानून की व्यावसायिक खतरों की रोकथाम में जो कानून का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। देखिए, यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि उद्योगपति केवल अपने लाभ के संबंध में ही ना सोच विचार करें, वरन वहां काम करने वाले श्रमिकों को का भी पूरा ध्यान रखें। अगर किन्हीं परिस्थितियों में श्रमिकों का शोषण होता है तो वह कानून के दायरे में आ जाता है। यानी कि अगर उद्योगपतियों द्वारा अगर वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ कुछ भी अगर गलत होता है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं जो उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती हैं, तो वो एक तरह से जो है कानून के दायरे में आता है, वहां पर उनकी शिकायत की जा सकती है। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों में न्यायालयों तथा संविधान की प्रगति में ऐसे भी कानून पारित किए गए कि जो श्रमिकों को उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त करवाने में मददगार होते हैं। और मुख्यतः दो कानून श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। कौन कौन से वो दो कानून थे गाइस, देखते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 में बना था, कि इस एक्ट के निम्नलिखित बिंदु होते हैं। अब फैक्ट्रीज एक्ट में क्या श्रमिकों के लिए क्या कानून बनाया गया कि यह एक्ट उन कारखानों पर लागू होता है जहां पर बिजली के औद्योगिक उपयोग के साथ 10 या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तथा बिना बिजली के औद्योगिक उपयोग के साथ 20 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि श्रमिकों को कार्य के लिए उचित वातावरण, प्रकाश आदि सुविधाएं प्राप्त हो। यानी कि ऐसे कारखाने जहां पर की जो बिजली के औद्योगिक उपयोग वहां पर होते हैं, तो वहां पर 10 या उससे अधिक व्यक्ति अगर कार्य करते हैं, या 20 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, तो वहां पर जो है उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, वातावरण और उचित वातावरण की व्यवस्था हो। साथ ही उद्योग जो है यह भी सुनिश्चित किया गया कि औद्योगिक कचरे निस्तारण की समुचित व्यवस्था हो, कि वहां पर जो भी औद्योगिक कूड़ा कारखानों में जो भी कूड़ा करकट है उसका जो निस्तारण है उसकी समुचित व्यवस्था हो, ताकि वहाँ आसपास का वातावरण साफ सुथरा रहे, कोई भी वहाँ गंदगी ना फैले। साथ ही वहाँ पर साफ सफाई हो, जिससे कि अनेक प्रकार की वहाँ पर जो बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, वो ना फैलें, जिससे जो है वहाँ पर कार्य करने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़े। साथ ही इस एक्ट के अंतर्गत श्रमिकों की संपूर्ण सुरक्षा को भी संबंधित किया गया। बाल मजदूरी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का श्रमिक के रूप में कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि चाइल्ड लेबर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, साथ ही प्रत्येक श्रमिक की निर्धारित प्रतिदिन कार्य अवधि 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहां पर जो है टाइम पीरियड को भी मेंशन किया गया इस कानून के अंतर्गत कि 9 घंटे से ज्यादा श्रमिकों से कार्य नहीं कराना है। उसे सप्ताह में एक बार अवकाश मिलना चाहिए और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तथा अवकाश भी निर्धारित किया गया। तो ये सब जो कानून थे वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत बनाए गए गर्ल्स, जो 1948 में बना था। साथ ही दूसरा कानून क्या था, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो 1948 में बना था, उसे संशोधित 1951 में किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था कि मौसमी कारखानों के अतिरिक्त अन्य सभी कारखाने जिनमें 20 से अधिक मजदूर कार्य करते हैं। मौसमी कारखाने यानी कि जब सीजन के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जब कोई भी खाद्य सामग्री है या कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि मौसमी कारखाने का, जैसे कि वुलन गारमेंट्स है, तो उनका जो प्रोडक्शन है यानी कि सर्दियों में ज्यादा होता है, तो ये मौसमी कारखाने हो गए। ठीक है, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है।
तो उन अन्य सभी कारखाने जिनमें 20 से अधिक मजदूर कार्य करते हो उनका वेतनमान 400 रुपये प्रति माह से अधिक न 400 रुपये प्रति माह से अधिक ना हो वो आते हैं। इस एक्ट में निम्न व्यवस्थाएं उसमें प्रदान की गई। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं प्रदान की गई गर्ल्स, ये देखते हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में कि बीमार पड़ जाने पर कंपनी एक निश्चित रकम देने को बाध्य होती है, यानी कि इंश्योरेंस यानी कि एक तरह से उनका जो बीमा है कि अगर बाई चांस कोई जो श्रमिक है वहां पर कार्य करने वाले मजदूर है अगर वो बीमार पड़ जाता है तो कंपनी निश्चित रकम उसको देने को बाध्य होती है। ठीक है। साथ ही 12 आने प्रतिदिन के हिसाब से 3 माह तक की मजदूरी गर्भवती महिलाओं को अवकाश अवधि में वेतन के अतिरिक्त मिलेगी, कि अगर वहां पर काम करने वाली कोई महिला गर्भवती है तो उसको जो है अवकाश के साथ साथ अवधि में वेतन भी अतिरिक्त उसको जो वेतन भी अधिक मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी कारखाने में कार्य करते हुए स्थायी या अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हुए श्रमिकों को निश्चित नियमानुसार सहायता भी मिलती है, कि जो भी अगर वहाँ कोई टेम्परेरी श्रमिक है या परमानेंट जो काम करने वाले मजदूर हैं अभी किसी कार्य में वो असमर्थ हुए हैं, यानी कि कुछ भी दुर्घटनावश वहाँ पर अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाता है तो उनको एक निश्चित नियम अनुसार उनको सहायता दी जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स 4th पॉइंट कि किसी कारखाने में कार्य करने के दौरान किसी आकस्मिक दुर्घटना से अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाए और उसकी विधवा पत्नी, पुत्र और पुत्रियों को एक निश्चित नियम के अनुरूप आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो ये इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो कि वहाँ के जो श्रमिक हैं कारखानों के या कहीं भी उद्योग धंधों में औद्योगिक स्थानों पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं श्रमिकों को जो है स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत उनको बीमा दिया जाता है। उनको जो है हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, या कोई इस तरह की मिस हैपनिंग दुर्घटना हो जाती है तो उनको जो है आर्थिक सहायता एक तरह से प्रदान की जाती है। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध। देखिए, उपयुक्त सुविधाओं की प्राप्ति हेतु प्रत्येक कर्मचारियों को जो है कर्मचारियों का वेतन जो है 1.25% चंदा उनको देना पड़ता है, यानी कि अपने कुछ वेतन में से उनको 1.25% का उनको डोनेट देना होता है। जिनकी मजदूरी 1 रुपया प्रतिदिन से कम होती है उन्हें कुछ नहीं देना होता, परंतु जिनकी आय 8 रुपया प्रतिदिन होती है उन्हें प्रति सप्ताह 1.25 रुपया देना पड़ता है। जो इच्छा है और उपयुक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए बीमा करना पड़ता है, जो भी इच्छुक होता है, यानी कि अगर कोई श्रमिक चाहता है कि उसकी जो यानी कि उसकी जो डेली बेसिस पे जो उसको मिलता है उसमें से उसे हर हफ्ते कुछ प्रतिशत अपना देना है, वो बाद में उसको क्या होता है उसको बाद में एक तरह से फंड मिल जाता है, लेकिन वो जो है निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध एक तरह से किया जाता है। तो ये भी एक सुविधा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत की जाती है। साथ ही देखते हैं नेक्स्ट 3rd जो बना था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, यानी कि प्रोविडेंट फंड इस एक्ट के अंतर्गत गर्ल्स 50 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हो जिस कारखाने में, वो कारखाने सरकारी या अर्ध सरकारी ना हो अथवा नए हो, जिनमें सीमेंट लोहे का की व्यवस्था हो या कपड़े का काम हो, कागज का निर्माण आदि का कार्य जिसमें किया जाता हो, तो ऐसे कारखानों में उनके कर्मचारियों को सामाजिक सहायता के निमित्त इस एक्ट का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को 6 से 8.25 रुपया प्रतिशत एक जीवन निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड के रूप में कटाना पड़ता है अपना, और कंपनी भी लगभग इतनी ही रकम उस कर्मचारी के नाम से जमा करती रहती है, यानी कि उसके नाम से एक तरह से प्रोविडेंट फंड जमा होता रहता है, और बाद में जब वो उस कारखाने में काम नहीं करता है या छोड़ देता है तो वो उसकी धनराशि उसको वापस दे दी जाती है। तो एक तरह से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1942 में स्टार्ट हुआ था, बाद में फिर इसमें भी कुछ संशोधन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गया एक्ट है। इस एक्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व तथा प्रसव के बाद विश्राम हेतु 2 या 3 माह तक अवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क चिकित्सा तथा औषधियों का प्रबंध भी इसमें किया जाता है, यानी कि वहाँ पर काम करने वाली जो श्रमिक महिलाएं हैं अगर वो गर्भवती हैं और उनको जो है प्रसव पूर्व तथा प्रसव के उपरांत जो है विश्राम हेतु मैटरनिटी लीव दी जाती है। ठीक है, साथ ही उनको निःशुल्क चिकित्सा प्रोवाइड कराई जाती है और औषधियों का प्रबंध भी उनके लिए किया जाता है। तो ये एक तरह से हमने व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत रोकथाम के अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े बच्चों कि क्या चिकित्सीय उपाय मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या फिजिकल ट्रीटमेंट्स मेजर्स होते हैं, साथ ही कौन कौन से एक्ट बनाए गए श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए,
जो कि उनके लिए हर तरह से जो है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको स्वास्थ्य से, उनके स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए जो उनको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो जूम क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।